मेरे साथ स्टूडियोज में आज मौजूद हैं माहम आमिर, मेरे साथ मौजूद हैं शामिन अली, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वजाहत खान और मेरे साथ मौजूद हैं तूबा ताहिर जो कि मेंटल हेल्थ एडवोकेट हैं। आप चारों को मैं शो में खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मुझे ये बताएं आप लोग कि जो आज सवाल हम भी पूछ रहे हैं और स्कूल्स में मुझे इतनी अच्छी बात लगती है कि आजकल स्कूल्स में डे मनाया जा रहा है कि आर यू ओके पूछा जा रहा है कि आप हर से जाके पूछें सिर्फ एक सवाल कि आर यू ओके। हम लोग जब आजकल सवाल पूछते हैं तो क्या ये रस्मी हद तक ही पूछते हैं या फिर हम एक्चुअली इंटरेस्टेड भी होते हैं कि लोग हमें बता दें कि हाँ भी ठीक ठाक है? आई थिंक अनफॉर्चुनेटली हम रस्मी हद तक ही पूछते हैं। बहुत कम लोग हैं जिसे यू एक्चुअली वांट टू सी थ्रू व्हाट दे आर एक्चुअली सेइंग। कभी कभी ऐसे होता है इवन व्हेन वी वर्क टुगेदर तो हम अक्सर आप काम कर रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल है बट कि किसी के साथ कुछ जिसके साथ आप हर रोज उठ रहे बैठ रहे हैं आपको अंदाजा हो जाता है कि समथिंग रियली ऑफ टुडे, समथिंग इज बॉदरिंग, और वो फिर काम में मैं नहीं कहूँगी रिफ्लेक्ट होता है लेकिन वो नजर आता है किसी किसी को। सम पीपल डिसाइड टू सी थ्रू इट, तो पता ही नहीं चलता कि किसी के साथ वाकई आर दे ओके, लाइक आई आस्क यू कि मदिया आर यू ओके, यू विल से हाँ मैं ठीक हूँ। इससे पहले कि आप स्टार्ट करो कि मैं कैसी हूँ, वो बोलने के लिए भी तो झिझक होती है ना कि मैं इसको बताऊं कि नहीं बताऊं। और तो मुझे लगता है ना वाकई क्योंकि हम जब मिल रहे थे बड़े खुशी से हाँ आई ओके, तो इस एनर्जी के साथ तो अगला बंदा भी फिर वो अच्छी एनर्जी के साथ ही वापस करेगा। लेकिन वही वाली बात हम बोलते हैं ना कि आर यू ओके, फिर वहाँ पे बंदा होता है कि ओके लाइक नाउ आई थिंक अगला बंदा में सुनने की गुंजाइश है। आपको क्या लगता है? पता है पूछने वाले से ज्यादा आई फील डिपेंड करता है जो कि उस चीज से गुजर रहा होता है। बिकॉज देयर सो मेनी टाइम्स जो कि मेरे साथ भी हुआ कि अगर मुझसे किसी ने भी पूछा भी तो मुझ में या तो हिम्मत नहीं होती बात करने की उसके बारे में, या फिर मेरा दिल नहीं होता कि मैं उसके बारे में बात करूं। तो अगले बंदे की बेचारे की इतनी फॉल्ट भी नहीं होती क्योंकि कभी वो बाकी जेन्युइनली भी पूछ रहा होता है। जैसे कि इन्होंने कहा, माहम ने कहा कि जब आप किसी के साथ स्पेशली काम कर रहे होते हैं, बहुत टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, तो आपको उनके पैटर्न से, उनके बिहेवियर से कुछ अंदाजा हो जाता है क्योंकि समथिंग इज ऑफ। लेकिन अगर दूसरा वाला ओपन अप नहीं करने की मूड में तो देयर इज ओनली सो मच दैट यू कैन डू, राइट? तो ये मैंने विद टाइम चीज सीखी क्योंकि मैं उन लोगों में से होती थी जो कि सब कुछ बॉटल अप इनसाइड कर रही होती थी और मैं कभी खुल के बात नहीं करती थी इस बारे में। अब मैंने ढूंढे हैं ऐसे लोग कि अगर फैमिली में आप इतना कंफर्टेबल नहीं भी हैं खुलकर एक बे, तो आप अपने दोस्त ऐसे बनाएं जिनमें नॉट एवरीबडी हैज टू बी दैट फ्रेंड बट एक दो आपके सर्कल में ऐसे जरूर होने चाहिए जिनको आप फोन करके उठाएं और आप उनसे बोलें मुझे बात करनी है। मुझे मैं तो थोड़ा सा वियर्ड वर्ड इस्तेमाल करूंगी। मेरे भी कुछ ऐसे दोस्त हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं कहती हूँ जहाँ पे मैं एक इमोशनल उल्टी कर देती हूँ फिर वो उन्होंने उसको समेटना, फिर मैं सही हो जाती हूँ और फिर मैं आगे बात। लेकिन कभी कभी वाकई चीज़ें अंदर रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो जॉन एलिया साहब का मैं अक्सर वो शेयर कहती हूँ ना कि वो बातें खा गई मुझको जो बातें पी गया था मैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई ना कोई ऐसे ज़रूर होना चाहिए जो आपको सुने ज़रूर। मुझे आप लोग बताएं, आपके पास डॉक्टर वजाहत ऐसे कितने केसेस सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि उनके आसपास के लोगों ने शायद उनसे कभी पूछा ही नहीं होता या उनके माँ बाप ने भी उनसे नहीं पूछा होता कि आर यू ओके, आप ठीक हो, कि उनको वो क्या ना सुनने की वो रखी ही नहीं, गुंजाइश नहीं रखी। देखिए ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। अगर कोई डिप्रेस्ड है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल वैसे ही कम है, तो आप उससे पूछेंगे आर यू ओके, तो वो शायद बताना चाहे ही नहीं। वो आपको ये सोचे कि मैं अपनी बात इसको क्यों बताऊं, और वो इतना कॉन्फिडेंट ना हो कि वो अपनी चीज़ों को शेयर करे। क्योंकि जिसकी लो सेल्फ स्टीम होती है ना मरिया, वो इतना ज़्यादा शेयर नहीं कर पाता। उसको लगता है कि मैं जज कर दिया जाऊँगा या मेरी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन अगर कोई शख्स हाई मूड में एक्सट्रोवर्टेड है, बात करना जानता है, तो अगर आप उससे पूछेंगे आर यू ओके, तो वो पूरी कहानी सुना सकता है कि नहीं यार मेरे साथ तो ये मसला था, बैठ यार, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये बड़ा डिपेंड करता है सामने वाले इंडिविजुअल पे कि उसका अपना माइंड किस लेवल पे चल रहा है, क्या वो उस काबिल है कि वो बता सकता है नहीं। अब एंजाइटी के जो पेशेंट होता है उससे आप ये नहीं पूछ सकते। अगर आप उससे पूछेंगे तो वो बोलेगा ये देखो ये मेरे को टॉन्ट कर रहा है, इसको पता है मैं ओके नहीं हूँ, ये मुझ पर शक कर रहा है। तो इस टाइप की भी चीज़ें होती हैं। लेकिन डिपेंड ये करता है कि इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। नफ्सियात की बीमारियां बड़ी करीब करीब हैं। जिस तरह बुखार होता है ना, बुखार के बाद ट्यूबरक्लोसिस भी हो सकता है, कोरोना भी हो सकता है, मतलब बुखार के बाद बहुत सारी बीमारियां पीछे रखी हैं। इसी तरह सैडनेस के पीछे बहुत सारी बीमारियां रखी हैं। आपका चेहरा अगर सैड है, अगर आप बैठे हुए किसी जगह पर खामोश नहीं हूँ, तो आपको नहीं पता कि इसके पीछे क्या बीमारी हो सकती है। तो आई थिंक कहना और पूछने में कोई वो नहीं है, पूछना चाहिए। अगर आपके करीब के फ्रेंड्स हैं, आप उससे पूछें। और वैसे ही जिस तरह तुमने बोला जाके कि बड़ा करीब जाके पूछना होता है, ये फॉर्मेलिटी नहीं है, ये वाकई किसी के साथ एम्पैथी शो कराने वाली बात है कि आई ओके, सेट है, मजे में। अगर उसको दिल करेगा बता देगा, नहीं करेगा नहीं बताएगा। बाकी पेशेंट्स तो बहुत बढ़ गए हैं, इतना ज़्यादा हालात
बेहतर हो रहे हैं क्योंकि लोगों में अवेयरनेस आ गई है। पहले अवेयरनेस नहीं थी, लोग इसी तरह बर्बाद हो रहे होते थे। आपने कहा हालात बेहतर हो रहे हैं, तो ये हालात बेहतर वो किस सेंस में हो रहे हैं कि लोग बात करें खराब भी क्योंकि विद टाइम्स जिस हिसाब से वक्त बदल रहा है, डिप्रेशन आई फील बढ़ रहा है लोगों में, इतना ज्यादा कॉमन नहीं था, बट देन अगेन कम टू थिंक ऑफ इट, हो सकता है कॉमन था लेकिन इतनी रिकग्निशन नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी। और दूसरी बात तो हमने ये चीज़ भी नोट की है कि पहले इतनी चीज़ें हमें ट्रिगर नहीं करती थी। अब जैसे कल के शो में भी हम बात ही कर रहे थे कि हम जब बचपन में हमारे अम्मा अब्बा डांटते थे तो वो ठीक है, हम उससे सीखते थे और हमें डर होता था कि नेक्स्ट हमारे अम्मा अब्बा नाराज़ ना हो, अंदर में मूव ऑन कर जाते थे, भूल जाते थे। लेकिन आज का बच्चा, आपने उसको 5 महीने पहले भी डांटा हो तो वो बच्चा, उसके साथ वो चीज़ ट्रॉमा बन के चल रही होती। अब आप मुझे बताएं, अब तो मुझे ज़्यादा डर लगने लग गया। मतलब जो हमारी जनरेशन है, जो मिलेनियल्स हैं, वो तो शायद अपनी चीज़ें खुद कोप अप कर रहे हैं, लेकिन जो ये जेनजी है मेरी आगे, इनके तो आगे बहुत ट्रॉमास बन रहे हैं। इनको तो हम कितनी बार पूछेंगे आर यू ओके, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन, बिकॉज बहुत सारे ट्रॉमास चाइल्डहुड में ही होते हैं। एंड वट इज़ हैपनिंग इज़ दैट अवेयरनेस की वजह से दे कैन पॉइंट आउट कि दिस डिड नॉट सेट वेल विथ मी, एंड दे कैन टेल कि ये मुझे अच्छा नहीं लगा जो आपने बोला, या दे कैन पॉइंट आउट पेरेंट्स दैट यू आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट और कॉन्ग्रुएंट, आप मुझे तो ये कह रही हैं लेकिन कर कुछ और रही हैं। So now I think there is awareness and also there is bit of confidence that children are opening up. पुराने ज़माने में it was this कि माँ बाप ने जो भी कह दिया हमने उसको admit कर लिया. So now they're pointing out. उसका प्लस पॉइंट ये है कि now parents are also thinking of ways of working on themselves. Now parents talk about apologizing. उर्दू में ज़्यादा बात की, मैं भी क्योंकि सब वो कहीं फंसती हूँ तो मैं अंग्रेज़ी में बात कर ली, लेकिन आप मुझे बताएं तूबा, ये हम ज़्यादा चीज़ें मुश्किल नहीं कर रहे। मतलब अभी आज की अगर हम जो जनरेशन अब जो यंगर देख रहे हैं वो ज़्यादा सैड है। बिल्कुल। एक तो उनका एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा चीज़ों से है, तो हम चले ठीक है, पास ट्रॉमास हैं, माँ बाप ने बचपन में कुछ ट्रॉमास होते हैं, लेकिन हर चीज़ को ट्रॉमा का नाम दे देना या फिर उसको दिल से लगा लेना, क्या ये सही चीज़ है वैसे? So, उसमें ये भी एक टाइप आती है कि कुछ लोग इंजॉय करते हैं विक्टिमहुड में रहना, ठीक है, दे वांट टू यूज इट एज अ वे नॉट टू वर्क ऑन देमसेल्व्स। तो अगर कोई ट्रॉमा है उसको हील करें, सीख हेल्प करें, बट स्टिकिंग टू इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ लाइक री-ट्रॉमेटाइजिंग योरसेल्फ एंड नॉट टेकिंग अकाउंटेबिलिटी। सो इट इज़ अ बैलेंस ऑफ एडमिटिंग व्हाट हैपेंड एंड ऑल्सो वर्किंग ऑन मूविंग ऑन, जो कि एक बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से। वो ऐसे है ना, वो ट्रॉमा की डेफिनेशन भी जो है वो थोड़ी चेंज होती जा रही है। जैसे मैं देख रही हूँ, जैसे अब जो यंगर जनरेशन है, अब उनको तो आप उनको चीख दें तो वो बच्चे कहते हैं हम तो ट्रॉमेटाइज हो गए हैं। तो अब मुझे डर भी लगने लग गया कि कल हम चले जाएंगे, हम इन छोटी छोटी बातों पे इन बच्चों को कैसे समझाएंगे कि भाई ये चीज़ ट्रॉमेटाइज वाली होने वाली नहीं थी। या आपको डिफरेंस फील होता है? मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब क्योंकि चीज़ों के नाम पता चलने लग गए हैं हमें, ये भी बहुत मेरे लिए, आई थिंक दिस इज़ हाउ इट वर्क्स फॉर मी, कि मुझे शायद अब बहुत सारी चीज़ों का पता चल गया है कि अच्छा अगर मैं इस तरह से बात करूँगी तो इट कैन बी ट्रॉमेटाइजिंग फॉर माई चाइल्ड, अगर मैं इस तरह से बात करूँगी तो ये इसको बहुत स्ट्रेस दे रहा है, अगर उसको मैंने इस तरह डांटा तो ऐसे ना हो कि मेरे बच्चे को इस चीज़ से डिप्रेशन शुरू हो जाए। तो ये सारी चीज़ें पता है, तो शायद हमने अपने दिमाग में भी ना उस तरह की चीज़ों को, आई एम नॉट सेइंग कि ये गलत है, पर शायद वो इस तरह से बना लिया है, तो हम बड़े केयरफुल हो गए चीज़ों को लेके अब। क्योंकि जब हम छोटे थे, हमारी अम्माओं को किसी और बात पे भी गुस्सा अगर आता था, कुछ भी हो, मैं अपनी अम्मा की एग्जांपल दूंगी, अगर शी इज अपसेट ऑन माय डैड, शी इज अपसेट ऑन एनीथिंग एल्स, घर का काम नहीं हो रहा, चीजें नहीं हो रही, महंगाई हो रही, 10,000 चीजें हैं, तो शायद वो बच्चे ही होते हैं जिन पे माँ बाप का सबसे पहले एंगर निकलता है किसी भी तरीके से, क्योंकि हर छोटी चीज ट्रिगर कर रही होती है ना। अब वो चीजें अम्मा मेरी रियलाइज करती हैं कि यार मैं अब सोचती हूँ कि अब जब मेरी उनकी नवासी का टाइम आया ना, तो अब उनको वो सब चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, मैं इसका गुस्सा ना तुम पे उतार दिया करती थी, कितनी गलत करती थी, मुझे अब लगता है। लेकिन खुद को भी होता होगा कि यार अम्मा बेचारी मेरी एग्जैक्टली, अब आप कहीं ना कहीं उनकी पोजीशन को जस्टिफाई कर रहे हो, देखो अम्मी ये करती थी, हम बोलते थे क्यों करेंगे, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये मैं इसलिए। तो शायद वो सब चीजें, एक्सपोजर की बात भी बहुत ज्यादा है कि अब बच्चों को ना वो चीजें समझ में आने लगी, और हमने भी बच्चों से अगर हम बात करें तो हमने उनको ज्यादा सेंसिटिव बनाया हुआ भी तो है ना। बहुत इनकी घर तो टीन है। हाँ जी, मैं हमेशा इनसे हमेशा सेट पे ना डिस्कस करती कि हाउ आर यू डूइंग दिस, क्योंकि बेटा अभी तो ये बच्ची है, थोड़ा उसको बड़ा होने दो, फिर तो पता चलेगा। वर्स्ट टाइम्स होते हैं बच्चों को संभालना उस टाइम। हमारी जनरेशन वो है, मैं हमेशा कहती हूँ, जिसने पेरेंट्स से भी चुप करके सीखा और अब हम अपने बच्चों से भी चुप करके सीख रहे हैं। हमारे पेरेंट्स ने हमें कभी अपनी स्पेस ही नहीं दी कि हम फील करें कि हमारे साथ गलत हो रहा है, ये हमारे लिए ट्रॉमेटिक है, लेकिन हमने अपने बच्चों को
फॉर्चुनेटली अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी रखी है कि जब मेरी बेटी बड़ी होना शुरू हुई, बचपन में हो सकता है मैंने भी मिस्टेक्स की हों क्योंकि वही सीखा हुआ था, वही एक पेरेंटिंग का स्टाइल दिमाग में था, लेकिन विद टाइम रियलाइज़ कर लिया और अल्लाह का शुक्र जल्दी रियलाइज़ कर लिया कि नहीं, अब ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। क्योंकि आप कह रही हैं वो 5 महीने पुराना ट्रॉमा याद होता है, मेरी बच्ची को बचपने की चीज़ें याद है, एंड शी इज़ 15 माशाल्लाह से। उसको ये याद है कि 3 साल की एज में मामा आपने मुझे उस वक्त ऐसे डांटा था, हम एलिवेटर में खड़े हुए थे एंड यू सेड दिस टू मी। आई एम लाइक यार मेरी तो पूरी जिंदगी गुजर गई थी डांटे खाते हुए, हमने तो कभी हेल्ड इट अगेंस्ट, हिम्मत भी नहीं होती कभी थी अम्मा पॉइंट आउट। लेकिन जो बात है सच वो ये कि याद मुझे भी है, याद रहता है, लेकिन हमें कभी परमिशन नहीं थी उस बारे में बात करने की या उसके बारे में कंप्लेन करने की। लेकिन आप आजकल के बच्चे आई फील कि हमसे बेटर ऑफ हैं कि एटलीस्ट बोलते तो हैं, एटलीस्ट अंदर बॉटल अप तो नहीं हो रहा। और उससे बड़ी चीज़ जो एक मुझे बहुत अच्छी लगती है वो आजकल के स्कूल्स में थेरेपिस्ट बैठ रहे हैं। जी बहुत, हमारे स्कूल्स में तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था थेरेपिस्ट का, मेंटल हेल्थ की कोई वैल्यू नहीं थी। हाँ, अगर बच्चा ब्रूजेस के साथ आ जाए तो वो एक अलर्ट हो जाते थे, टीचर्स के ब्रूजेस पड़े हुए, मेंटल हेल्थ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था हमारे ज़माने। बुली हो रहे हैं, चीजें बोली जा रही हैं, नथिंग एट ऑल। तो अब अल्लाह का शुक्र स्कूल्स में भी ये रिकग्निशन आई है कि अगर बच्चा अपसेट है और अगर टीचर देखती है कि इसके बिहेवियर में कुछ इशू है, फौरन थेरेपिस्ट के पास जाता है वो, थेरेपिस्ट वहाँ पे बात करती है, फिर वो एवेल्युएट करती है कि बच्चे को किस हेल्प की कितनी हेल्प की ज़रूरत है। तो ये आई थिंक ये सारी चीज़ें जो है ना, हम एक पॉजिटिविटी की तरफ ही चल रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ मैं हमारी यंग जनरेशन से कहना चाहूँगी कि आपके जैसे हमने बात की ना, अच्छे दोस्त को चुनना बहुत ज़रूरी है। और आजकल तो माँ बाप, मैं कहती हूँ कि प्लस पॉइंट ये कि पहले हमारे माँ बाप के साथ हमारी वो दोस्ती नहीं होती थी। अब तो माँ बाप कहते हैं बेटा आओ हमसे बात करो। और जब इतने सुनने वाले मौजूद हैं, स्कूल में थेरेपिस्ट भी मौजूद हैं, घर में माँ बाप भी अब वैसे माँ बाप नहीं रहे जैसे हमारे देसी ट्रेडिशनल माँ बाप होते थे। इस टाइम में AI के पास जाके मैं लोगों को देखती हूँ कि लोग चैट GPT को हर चीज़ फीड कर रहे होते हैं। दिस इज गोइंग टू स्टे देयर फॉर एवर। तो आप किसी ऐसे शख्स को जाके जो भी अपनी चीज़ें शेयर करनी है, जो आपका दोस्त है, आपकी माँ है, आपकी खाला, जो भी आपको लगता है फैमिली में, पर उनके साथ शेयर करें। सबसे ज़्यादा आजकल आपको क्या लग रहा है डॉक्टर वजाहत के जो परेशानी है लोगों के अंदर, वो किस चीज़ की ज़्यादा आप देख रहे हैं जब आपके पास केसेस आते हैं? बहुत ज़्यादा परेशानी जो है ना सेल्फ मेड है। वो चीज़ें जो शायद आपकी लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हैं, हमने उन चीज़ों को इम्पोर्टेंट बनाया हुआ है और उनके अंदर जाके हम जो हमारा सर्कल ऑफ कंसर्न है ना वो बहुत बढ़ गया है। मिसाल के तौर पे हम उठ के जब सोशल मीडिया देखते हैं सुबह और उनमें बहुत सारी चीज़ें होती देख रहे होते हैं जिससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसी न्यूज़ हैं पूरी दुनिया में, कहीं बम ब्लास्ट हो गया, कहीं बीमारी फैली हुई है, तो मतलब इतनी अनवांटेड न्यूज़ हमारे ब्रेन में सुबह से जाना शुरू हो जाती है जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कौन किस कंट्री में जा रहा है या कौन क्या कर रहा है, तो हम कंपैरेटिवली जो है वो एक कॉम्प्लेक्स का शिकार हो रहे होते हैं अगर हम कुछ नहीं कर रहे। अगर हम ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं तो हम उनको देख के एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन वो कॉम्प्लेक्सेस बहुत हो गए हैं। तीसरी बार रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स आ गए, इतना ज़्यादा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। जो पेशेंट आता है मेरे पास आजकल, या वो ड्रग ले रहा है या कुछ और ले रहा है, जब हमसे पूछते हैं भाई तुम्हारा साथ मसला क्या है, तो पीछे पता चलता है रिलेशनशिप इशूज। और वो क्या है, वो ये है कि जो लोग आपके करीब बैठे हुए हैं आप उनको नहीं देखते, और हम लोगों ने एक अजीब सा एडवेंचर बनाने के लिए दूर दूर से कोई दोस्ती यारियाँ बना ली हैं, चाहे वो व्हाट्सएप के ऊपर हो, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो आप ऐसे ही बस चैट कर रहे हो, और चीज़ें हमारे अपनी घर की ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो हैरत अंगेज तौर पे हम लोगों ने पंगे खुद भी बहुत लिए हैं। और अगर इन तमाम चीज़ों को हटा के अब बायोलॉजिकली बोले तो हमारी नींदें जो ख़राब हैं, इसकी वजह से हम कभी भी ठीक नहीं हो सकते। मैं कल एक बड़ी अच्छी पोस्ट देख रही थी, उसमें था कि ये ऐसा नहीं है कि यू हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू, यू जस्ट हैव अ लॉट ऑफ स्क्रीन टाइम। कहता कि ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें आप आज नहीं कर सकते, यू जस्ट हैव अ लॉट ऑफ स्क्रीन टाइम। तो हमारा जो स्क्रीन टाइम है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। Exactly. ये भी एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल से वो है ना रीज़न जिसकी वजह से हमने अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही बना भी ली है। लेकिन एक चीज़ भी मुझे बताएं कि ये जो हम मेंटल हेल्थ के वाले से बात करें, हम मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस के वाले से बात करें, क्योंकि आज ये दिन भी मनाया जा रहा है, लेकिन क्या मेंटल हेल्थ को जहनी बीमारी के साथ जोड़ देना जस्टिफाइड है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिकॉज बहुत सारे लोग मेरे पास इसलिए भी आते हैं फॉर देयर ओन वेल बीइंग। तो बहुत ज़्यादा स्टिग्मा है कि इसको कोई बीमारी है या ये पागल है, ये जिस वजह से जा रहा है। बहुत दफ़ा चीज़ें हम एक रिपीटेटिव पैटर्न की वजह से, जैसे आपने कहा, कर रहे होते हैं कि अनटिल थ्रू अ थेरेपिस्ट और अ काउंसलर दे आइडेंटिफाई कि दिस पैटर्न इज़ नॉट सर्विंग फॉर यू। तो जब भी कोई ट्रॉमा होता है तो हम यूजली शट डाउन कर लेते हैं या ओवरवर्क करते हैं, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरे पास कोई क्लाइंट आता है और कहते हैं हमसे कोई काम नहीं हो रहा। सो वी like thank that
coping response कि जिसने हमें help किया, but now it's not working for us and now we have to connect to our feelings and create that emotional safety within. So इसको बिल्कुल भी I don't think so it's correct कि हम इसको जहनी बीमारी के तौर पे रखें. It is somewhere like you're discovering yourself and being curious about knowing what worked for you and now it's not serving you. आप डॉक्टर से साथ आप सीरियस पर ये जो हम मेंटल हेल्थ की अगर बात कर लोगे तो लोग जहनी बीमार है, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है इसको तो इसका मतलब जहनी बीमार है. मेंटल हेल्थ तो एक स्कैनिंग है ना हमारी अपनी कि हम कहाँ खड़े हैं, क्या हम इस जज्बात को अपने जो हमारे साथ लाइफ में स्ट्रेस आया है तो हम उसको अगर हेल्दी तरीके से कोप कर रहे हैं या नहीं, हम कोई मसले को हेल्दी तरीके से डील कर रहे हैं या नहीं कर रहे. हम जब सुबह उठते हैं तो हम खुश हैं या हम डिप्रेस्ड हैं, हम सैड हैं, क्या वाइब क्रिएट होती है हमारे थ्रू लोगों के बीच में. एक एक्चुअली हमारी अपनी स्कैनिंग है ना मेंटल हेल्थ. व्हेनेवर वी टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ इट्स मीन कि हम ये देखने जा रहे हैं कि हमें मसला तो नहीं आ रहा, आ चुका की बात नहीं कर रहे ना. हमारा कोई सिस्टम ठीक चल रहा है ना, कि कोई फर्स्ट बिल्कुल जिस तरह कार चलती गाड़ी को हम ट्यूनिंग कराने लेके जाते हैं ना, जी जी बिल्कुल, कि यूं खुद जाती है और आराम से खड़ी जाती है, यार देख लो, वो कहता है सेट है, कहता है ओके. तो इस चीज में या अगर 2-4 नट बोल्ड होते हैं तो हमारा मेंटल हेल्थ की मतलब ये है कि हम अपने आप को ये देख लें कि हम खड़े का है. क्योंकि इसका सबसे बड़ा मसला जो मुझे बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट आता है कि इसकी कोई लैब टेस्ट नहीं होते. काश कोई लैब टेस्ट होते ना, ब्लड निकाल के. इसका जो आपने लैब टेस्ट की बात की ना, तो इसमें जो लैब टेस्ट हो सकता है ना, वो हमारे घरों हमारी सोसाइटी में बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है अगले की मेंटल हेल्थ का तायुन. मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद मिलते हैं. जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक.